दिल्ली जल बोर्ड के उस समय के सीईओ, एक आईएएस ऑफिसर, उन्होंने 15वीं शताब्दी के एक मोन्यूमेंट को तुड़वा के अपना ये आलीशान घर बनवाया। पता लगने पर अब जाकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने उस आईएएस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया है। क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं? सबसे पहली चीज देखो, संविधान में एक नागरिक की भी फंडामेंटल ड्यूटी लिखी गई है कि आपकी जो हेरिटेज है उसकी सुरक्षा आपको करनी है। बट देखो, सरकार तो कस्टोडियन है उस हेरिटेज की सुरक्षा करने की जो प्राइमरी ड्यूटी है सिटीजन से भी ऊपर वो सरकार की है। बट उस आईएएस ऑफिसर ने पर्सनल गेन के लिए, अपना घर बनवाने के लिए 15वीं सेंचुरी का जो मोन्यूमेंट है उसे ही तुड़वा दिया। तो मतलब प्रेफरेंस दी गई पब्लिक इंटरेस्ट के बजाय पर्सनल गेन पर। यह एक प्रकार से मिस यूज ऑफ पावर है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना है। और इसमें देखो ओपननेस नहीं है बिल्कुल भी। ये एक बहुत बड़ी, जो सरकार की हम बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए। कब उन्होंने ऑर्डर पास किया मोन्यूमेंट को तुड़वाने का, कब घर की कंस्ट्रक्शन चालू हुई, कुछ पता ही नहीं लगा। मतलब कुछ भी ओपननेस नहीं। एक होता है ना घर बनाने के लिए जैसे टेंडर दिया गया या फिर पूरा जो है वेबसाइट पर बताया गया, पता लग रहा है घर बन रहा है, नहीं, ओपननेस नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो एकदम से जब घर बना तब लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि यहां पे तो एक 15वीं शताब्दी का मोन्यूमेंट हुआ करता था, वो कहां गया। तो ये जो एथिकल इश्यूज हैं आप निकाल सकते हो। आपको कोई और डायमेंशन मिलती है तो वो भी आप बताइए। अब देखो, डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। एक नया महीना, नया जोश, नई एनर्जी, नई उमंग। 1 अगस्त 2023 काफी सारे आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। क्लीन कुकिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, डिबेट ऑन डेटा डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान और बाकी इलाकों में टेररिज्म डिस्कस करेंगे। देखो यहां पे जो आर्टिकल है ना 370 से संबंधित है। 370 में जो स्पेशल स्टेटस था ना जम्मू एंड कश्मीर को, उसको हटे अब 4 साल पूरे हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई स्टार्ट की है। अब वापस देखो नहीं आने वाला है 370। इस पे कितने भी आर्टिकल्स आ जाएं, लेकिन यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत कम है, इसलिए मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूं। अगर आप में से जो बिगिनर होते हैं उनको ये डाउट आता है क्या ये क्यों छोड़ दिया, ये इसलिए छोड़ दिया क्योंकि देखो बहुत सालों का एक्सपीरियंस है जो बोलता है इस पे क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ये अब पुराना मुद्दा हो चुका है, बस सिर्फ सुनवाई आई इसलिए एक आर्टिकल आया है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आगे भी आ सकते हैं, सुनवाई आगे चलेगी, बट क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछेगी। प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित एक क्वेश्चन आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर की संख्या इंक्रीज हुई है, सक्सेसफुल केस स्टडी है, बाकी एनिमल्स के लिए भी इसे फॉलो किया जा सकता है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल टेररिज्म से संबंधित है। आप देखो जीएस पेपर 3 में सिक्योरिटी और इसके अलावा जीएस पेपर 2 में इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट क्या है? पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में ना एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें 50 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। राइटर बोलते हैं पाकिस्तान में ना पिछले कुछ समय में हमने देखा कि टेरर अटैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और इसके लिए पूरी तरह से पाकिस्तान ही रिस्पॉन्सिबल है। आप पाकिस्तान की नीति पर नज़र डालिए। 1979 में जब यूएसएसआर की आर्मी ने अफगानिस्तान में कदम रखा तो उस समय देखो पाकिस्तान ने यूएसए के साथ मिलकर लोकल मुजाहिदीन को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। मुजाहिदीन मतलब वो लोग जो जिहाद को सपोर्ट करते हैं। अब देखो ये जो मुजाहिदीन थी ना, इनको पाकिस्तान की आर्मी ने ट्रेन किया, पैसा दिया और ये अफगानिस्तान में यूएसएसआर की आर्मी से लड़े। ये जो मुजाहिदीन थे ना, इनमें भी काफी सारे ग्रुप थे और इन ग्रुप्स में से एक ग्रुप सबसे मेन था, वो था तालिबान। बाद में जब मुजाहिदीन ने मजबूर कर दिया यूएसएसआर की आर्मी को अफगानिस्तान छोड़ के जाने के लिए, तो उसके बाद देखो मुजाहिदीन से, जिसमें बहुत सारे ग्रुप्स थे, इनकी आपस में ही लड़ाई हो गई और सबसे मेन जो ग्रुप था वो था तालिबान। तो पाकिस्तान ने ना इन ग्रुप्स में से तालिबान को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तालिबान का रूल आ गया। पाकिस्तान की सपोर्ट की बदौलत 96 से लेकर 2001 के बीच में तालिबान ने रूल किया अफगानिस्तान में। लेकिन 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ, लादेन रिस्पॉन्सिबल। यूएस ने तालिबान को धमकी दी, या तो आप ओसामा बिन लादेन को हमें सौंप दीजिए, अदरवाइज हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे। तालिबान नहीं माना, यूएसए ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। तो उसके बाद देखो यूएस को ना पाकिस्तान की मदद की आवश्यकता थी। पाकिस्तान ने मदद देना स्टार्ट भी किया यूएसए को तालिबान के अगेंस्ट।
बट ना पाकिस्तान यहां पे ना डबल गेम खेला। डबल गेम मतलब ऊपर ऊपर से तो यूएसए की मदद कर रहा, यूएसए को जगह दे रहा ताकि यूएसए के जो एयरक्राफ्ट हैं वो पाकिस्तान में उतर सकें, लेकिन पीछे से पाकिस्तान तालिबान के लीडर्स को शरण दे रहा, उनको सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहा। पाकिस्तान के मदरसों में पले जो यूथ हैं उनको भेजा गया इनडायरेक्टली पाकिस्तान के द्वारा यूएसए के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने के लिए, वो भी अफगानिस्तान में। तो डबल गेम पाकिस्तान ने खेला। और देखो इसका रिजल्ट क्या निकला। इतने सालों तक यूएसए ने लड़ाई लड़ी अफगानिस्तान में, लेकिन जीत नहीं पाया। आखिरकार 2001 में तालिबान फिर से सत्ता में आ गया। क्या पाकिस्तान की मदद के बिना यह पॉसिबल था? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया? देखो पाकिस्तान की ना एक ही रणनीति रही है कि किसी ना किसी प्रकार से यूथ को रेडिकलाइज करके, मतलब जो एक्सट्रीम इस्लामिक रेडिकलिज्म है उसका सहारा लेकर दुश्मन देश में अपनी जड़ों को मजबूत करना और दुश्मन देश को कमजोर करना। इस चीज का इस्तेमाल पाकिस्तान ने यूएसएसआर के अगेंस्ट किया, मुजाहिदीन को सपोर्ट करके। इस चीज का इस्तेमाल पाकिस्तान ने तब भी किया जब घनी की गवर्नमेंट थी, हामिद करजई की गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान में। पाकिस्तान ने उस समय तालिबान को सपोर्ट किया क्योंकि पाकिस्तान को यह लगता था कि अफगानिस्तान की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है घनी की या फिर हामिद करजई की, ये इंडिया को पसंद करते हैं, भारत को पसंद करते हैं, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। उसी प्रकार से पाकिस्तान ने रेडिकलिज्म का सहारा लिया इंडिया को कमजोर करने के लिए। जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद को फैला रहा है पाकिस्तान, ये एक प्रकार से प्रोक्सी वार है। डायरेक्टली पाकिस्तान के वार लड़ने की हिम्मत नहीं, तो इसलिए वो रेडिकलाइज्ड यूथ को भेजता है इंडिया में अटैक करने के लिए। ये पाकिस्तान की हमेशा से रणनीति रही है। लेकिन देखो पाकिस्तान की जो रणनीति रही है ना रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करने की, ताकि इसका इस्तेमाल किया जा सके दुश्मन देश के अगेंस्ट। अब इसी चीज ने ना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दिया है, वो भी बुरी तरह से। समझ गए? अब पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया, लेकिन देखो एक तालिबान ने ना पाकिस्तान में भी जगह बना ली। तालिबान ये बोलता था कि हम यूएसए को खत्म करके यहां पे यूएसए को यहां से भगा के शरिया लागू करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में भी एक तालिबान खड़ा हो गया जो बोलने लगा कि हम पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंक, पाकिस्तान की आर्मी को उखाड़ फेंक, पाकिस्तान में भी शरिया लागू करेंगे। उस पाकिस्तान वाले तालिबान का नाम था तहरीक तालिबान। समझ गए? पाकिस्तान का आप दोगलापन देखिए। यूएसए के खिलाफ जो तालिबान लड़ रहा था वहां पे शरिया लागू करने के लिए पाकिस्तान उसको सपोर्ट करता। पाकिस्तान को लगता कि एक बार तालिबान सत्ता में आ गया अफगानिस्तान में तो वो हमारी कठपुतली साबित होगा, वो हमारे हिसाब से काम करेगा, तो उसको सपोर्ट किया जाता पाकिस्तान के द्वारा। लेकिन पाकिस्तान में जो तालिबान यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान में शरिया लागू करना चाहता था, उसको पाकिस्तान खत्म करना चाहता। 2014-15 में एक बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान के द्वारा लॉन्च किया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन जरब-ए-जब। तो इसका फर्क भी पड़ा, तहरीक तालिबान की जड़ें कमजोर हो गई, आतंकवादी घटनाओं में कमी आ गई पाकिस्तान में। बट जैसे ही देखो अफगानिस्तान में तालिबान फिर से सत्ता में आया ना, तो पाकिस्तान का जो तालिबान है तहरीक तालिबान, उसको लगने लगा कि अब हम पाकिस्तान में भी शरिया लागू कर सकते हैं। तो उन्होंने ज़्यादा टेरर अटैक्स करने स्टार्ट कर दिए और इसके लिए उन्हें अफगानिस्तान के तालिबान से सपोर्ट भी मिला। तो ना कुल मिला के पाकिस्तान की शुरुआत में रणनीति थी यूथ को रेडिकलाइज करने की, ताकि उनका इस्तेमाल किया जा सके दुश्मन देश में, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में या फिर इंडिया में। बट अब वो रेडिकलाइज्ड यूथ ना पाकिस्तान को ही नुकसान पहुंचा रही हैं। रेडिकलाइजेशन की जो आग है वो पाकिस्तान को ही लग चुकी है। तो पाकिस्तान जो फर्क कर रहा था कि ये अच्छा तालिबान है, ये खराब तालिबान है, मतलब अफगानिस्तान वाला तालिबान जो यूएसए के अगेंस्ट लड़ रहा है वो अच्छा तालिबान, जो तालिबान हमारे खिलाफ लड़ रहा है वो खराब तालिबान। ये जो रणनीति है ना पाकिस्तान की, इस रणनीति ने पाकिस्तान को निगल लिया है। ऑलरेडी पाकिस्तान में काफी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन किसी से छुपी नहीं है। 23वीं बार आईएमएफ से लोन ले रहा है पाकिस्तान।
और फिर इतनी बड़ी समस्या टेररिज्म के फॉर्म में। पाकिस्तान जितना कमज़ोर आज के समय में है, इतना कमज़ोर शायद ही पहले कभी दिखा हो। तो ये तो देखो पाकिस्तान के संदर्भ में हमने टेररिज्म को डिस्कस किया। अब आप एक और चीज़ देखिए, ये देखो अफ्रीका का मैप है, और अफ्रीका के मैप में ये जो ऊपर ये पोर्शन है ना, ये है साहिल रीजन। ये साहिल रीजन एक प्रकार से ना ट्रांजिशन जोन है। किस किस के बीच में ट्रांजिशन है? ऊपर तो देखो बिल्कुल सहारा डेजर्ट है, और नीचे सवाना स्टार्ट हो जाता है, ग्रासलैंड्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो बीच में आता है ये ट्रांजिशन जोन वाला एरिया, साहिल रीजन। बट दिक्कत पता क्या है, सहारा का जो डेजर्ट है ना वो एक्सपेंड होता जा रहा है। मतलब साहिल रीजन भी डेजर्टिफिकेशन की ओर आगे बढ़ रहा था, यहां पर भी डेजर्ट बनता जा रहा था। तो अफ्रीकन यूनियन ने ना यहां पे 2007 में एक बढ़िया सा इनिशिएटिव लिया, ग्रेट वॉल इनिशिएटिव, यानी पेड़ पौधे लगाए जाएं यहां पे ताकि डेजर्टिफिकेशन को रोका जाए। ये पूरी ग्रीन वॉल बनाई जाए, द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। यहां पे देखो कितना एरिया, ये सब कुछ। लेकिन आज के आर्टिकल का मेन इशू ये नहीं है, ये तो मैंने आपको बता दिया। यूपीएससी जो एरियाज न्यूज में होते हैं ना उस पर क्वेश्चन पूछ लेती है। न्यूज ये है, ये सारे जो देश आते हैं ना साहेल रीजन में, गिनी, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, चैड, सूडान, इन 6 देशों में ना कू हो चुका है 2020 के बाद से। कू मतलब मिलिट्री ने वहां पर सत्ता पर कब्जा कर लिया है। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है जा चुकी है इन देशों से, और ये हुआ पिछले 3 सालों में। आपके मन में आया होगा, अरे सर हम तो टेररिज्म का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, आप कहां ले आए? क्या मुद्दे से भटक गए? नहीं, मुद्दे से नहीं भटके हम। देखो साहिल जो रीजन है ना, यहां पे पिछले कुछ सालों में ना टेररिज्म काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। यहां पे इस्लामिक टेररिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में। जितनी डेथ्स हुई है ना पिछले 1 साल में टेररिज्म की वजह से, उतनी देखो वर्ल्ड के किसी रीजन में नहीं हुई जितनी साहिल के रीजन में हुई है। अब जैसे नाइजर में सरकार थी ना, उसको यूएसए सपोर्ट कर रहा था आतंकवादियों से लड़ने के लिए, बट अब यूएसए ने कह दिया है कि मिलिट्री के कब्जा करने के बाद अब हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर वर्ल्ड ने देखो वैसे ही छोड़ दिया इस रीजन को, तो आतंकवाद इस पूरे रीजन को पूरी तरह से पहले तो निगल जाएगा, आतंकवादियों का कब्जा हो जाएगा इस पूरे रीजन में। अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट समेत दूसरी जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है ना यहाँ पे एक्टिव हैं। उसके बाद यहाँ पे कब्जा करने के बाद जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं फिर अपने आप को एक्सपेंड करना स्टार्ट करेंगी। तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है। अब देखो जो रीजन्स दिए गए हैं मिलिट्री ने अलग अलग देशों पर सत्ता पर कब्जा करने के लिए, उनमें से मेन इस प्रकार से हैं। किसी देश में मिलिट्री ने बोला कि करप्शन बहुत ज़्यादा था इसलिए हमने सत्ता पर कब्जा किया, और कहीं कहीं पर मिलिट्री ने यह भी बोला कि सरकार जो है वो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस का सामना नहीं कर पा रही है, इसलिए हमने सत्ता पर कब्जा किया है, हम टेररिज्म को खत्म करेंगे, हम इंसर्जेंसी को खत्म करेंगे। तो इस नारे पर, इस ऑब्जेक्टिव के साथ मिलिट्री ने सत्ता पर कब्जा किया है। अब देखो एक यहां पर चीज ये है, यूएसए जो है वो ज्यादातर गवर्नमेंट्स का दोस्त था, बट वो गवर्नमेंट्स तो अब जा चुकी हैं, अब मिलिट्री का कब्जा है। तो गैप जो है, कोई मेजर पावर होनी चाहिए, उस गैप को फिल किया जा रहा है रशिया के द्वारा। कई जगह पे ये देखा गया, कू के जो सपोर्टर थे उन्होंने रशिया के फ्लैग्स वेव किए। अब देखो इसका मतलब ये नहीं कि जो कू हुए हैं उसमें रशिया का हाथ है, बट रशिया को ना अफ्रीका में इस प्रकार से देखा जा रहा है कि ऐसा देश जो वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ लड़ रहा है, ऐसा देश जो यूएसए के खिलाफ लड़ रहा है, और चूंकि इन साहेल रीजन के जो देशों में सरकारें थी उनकी भी यूएसए के साथ दोस्ती थी, तो कू के सपोर्टर बोल रहे हैं हम रशिया को चाहते हैं। हाल ही में सेंट पीटर्सबर्ग में अफ्रीकन कंट्रीज के लीडर्स का और रशिया का एक समिट भी ऑर्गेनाइज हुआ। रशिया का जो वैगनर ग्रुप है जिसने म्यूटिनी की कोशिश की, वो ग्रुप इन देशों में काफी ज्यादा एक्टिव है। इवन वैगनर ग्रुप के जो चीफ हैं उन्होंने स्वागत भी किया कि नाइजर में जो कू हुआ है, वो बोल रहे हैं कि हम अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं इन कंट्रीज में, क्योंकि देखो इन कंट्रीज में ना आर्मी उतनी ज्यादा स्ट्रोंग नहीं है जो आतंकवादियों से अच्छे से लड़ सके।
तो इसलिए ये इस प्रकार के जो देश है ना साहिल रीजन के, ये या तो दूसरे देशों की मदद मांगते हैं, जैसे सरकार यूएसए की मदद ले रही थी, बट अब कू हो चुका है, मिलिट्री गवर्नमेंट को भी मदद चाहिए, यूएसए तो करेगा नहीं, कौन करेगा? वैगनर ग्रुप को अपॉइंट किया जा सकता है यहां पर आतंकवादियों से लड़ने के लिए, या फिर जो इंसर्जेंट्स हैं उनसे लड़ने के लिए। वैगनर ग्रुप के बारे में जिसको नहीं पता, वैगनर ग्रुप देखो एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है जो पैसा लेके काम करता है। रशिया की साइड से यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा था, नाराज था रशिया की लीडरशिप से, और अपनी ही लीडरशिप के अगेंस्ट उन्होंने म्यूटनी कर दी, बाद में समझौता हो गया था। एक क्वेश्चन वैसे ये भी उठता है, इतने ज्यादा कू होते क्यों हैं यहां पर? देखो, एक तो डोमिनो इफेक्ट आप मान लीजिए। डोमिनो इफेक्ट मतलब एक देश में कू हुआ तो वहां पे मिलिट्री ने देखा, तो उन्होंने सोचा कि यार हमारे पड़ोसी देश में तो मिलिट्री अब रूल कर रही है, उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, हम क्यों हमारे लीडर की बात माने जो इलेक्शन में चुना गया है? हम भी तो कू कर सकते हैं। मतलब खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, वो वाली सिचुएशन है। अब नेक्स्ट चीज देखिए, यहां पे ना बर्थ रेट बहुत ही ज्यादा है। एक महिला एवरेज के तौर पे अपने जीवन काल में 7 बच्चों को जन्म देती है। यहां पर इस रीजन में बहुत ज्यादा बर्थ रेट है। इतनी पॉपुलेशन तेजी से ग्रो हो रही है, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, तो क्या करेगा यूथ? इन्हीं कामों में लगेगा, और वही हो रहा है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, हमारा देश में आज तक कू क्यों नहीं हुआ? जबकि हमारे पड़ोसी देश देखिए, पाकिस्तान में कू हुआ, इसके अलावा बांग्लादेश में कू हुआ, म्यांमार में कू हुआ, ऑलमोस्ट हमारे हर एक पड़ोसी देश में कू हो चुका है। इवन वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो इंडिया के साथ ही आजाद हुए थे, लगभग सभी देशों में तख्ता पलट हुआ है, कू हुआ है, लेकिन इंडिया में क्यों नहीं हुआ? आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि इंडिया में अभी तक तख्ता पलट क्यों नहीं हुआ? क्या डिफरेंस है इंडिया में और बाकी देशों में जो इंडिया के साथ ही आजाद हुए थे? इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल क्लीन कुकिंग स्ट्रेटजी से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, पिछले 15 साल में ना विभिन्न सरकारों ने काफी अच्छा काम किया है एलपीजी एडॉप्शन को इंक्रीज करने के लिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एलपीजी गैस का इस्तेमाल करें खाना बनाने के लिए। इसके लिए सरकार ने काफ़ी सारी स्कीम्स भी चलाई हैं, जैसे ग्रामीण वितरक योजना लॉन्च की गई थी 2009 में। इसकी वजह से पहले रूरल एरियाज में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ 18% एरिया को कवर करते थे, अब जाके टोटल 60% एरिया को कवर करते हैं। हालांकि 40% जो रूरल एरिया है वहाँ पर अभी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई नहीं करते हैं। उसके बाद 2016 में एक बहुत ही एम्बिशियस स्कीम लॉन्च की गई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 2016 से लेके अभी तक 9.5 करोड़ हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिनको फ्री कनेक्शन दिया गया है इस स्कीम के अंतर्गत। अब ऑलमोस्ट यूनिवर्सल कवरेज हो गया है एलपीजी का। इन सब फैक्टर्स के बावजूद एक देखो काफी ज्यादा हैरानी वाली बात है कि एलपीजी गैस का जो कंजम्पशन है ना, पहली बार बढ़ने के बजाय बल्कि कम हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में एलपीजी गैस का जो कंजम्पशन है पिछले साल के अपेक्षाकृत 0.5% कम हो गया। ऐसा क्यों? रीजंस देखो काफी हैं, लेकिन सबसे मेन रीजन है यूक्रेन रशिया वार के कारण गैस महंगी हो गई है और इंडिया के लिए गैस को इंपोर्ट करना काफी महंगा पड़ रहा है। सरकार सब्सिडी तो दे रही है, बट राइटर का कहना है ये सस्टेनेबल नहीं है। सरकार कब तक सब्सिडी प्रोवाइड करेगी? मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में गैस के दाम और ज़्यादा बढ़ते हैं, क्या सरकार और ज़्यादा सब्सिडी देगी? आंसर है नो। इसका अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए? देखो, एक ये जो डेटा है ना, ये आप आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हो। 2011 में ना एलपीजी 33% हाउस होल्ड्स का प्राइमरी फ्यूल था। 2020 में ये डेटा बढ़ के हो गया 71%। 71% हाउस होल्ड्स का प्राइमरी फ्यूल एलपीजी है 2020 में। एलपीजी नहीं तो पहले तो देखो जो हाउस होल्ड्स थे ना, वो लकड़ी का यूज़ करके चूल्हे से खाना बनाते थे, लेकिन इससे बहुत नुकसान होता था, पोल्यूशन होता था, लकड़ियों को लाना और हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था। तो एलपीजी एक बढ़िया अल्टरनेटिव था, बट अब इससे भी ज़्यादा एक अच्छा अल्टरनेटिव है ई कुकिंग, यानी कि इलेक्ट्रिक कुकिंग।
इंडक्शन चूल्हे की सहायता से जो खाना बनाया जाता है, यहाँ पे ये तस्वीर देखिए, आप में से बहुत से लोगों के पास होगा, हॉस्टल में भी होता है ये स्टूडेंट्स के पास। तो देखो 10% अर्बन हाउस होल्ड्स अभी ऐसे हैं जो ई कुकिंग कर रहे हैं। ये फायदेमंद इसलिए भी है देश के लिए क्योंकि देखो एलपीजी सिलेंडर तो हर जगह नहीं पहुंच पाता, जैसा शुरुआत में भी हमने डिस्कस किया कि रूरल डिस्ट्रीब्यूटर हर जगह नहीं होते, और ना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से फ्री का एलपीजी कनेक्शन तो मिल गया, बट सिलेंडर को रिफिल करवाना कई बार गरीब लोगों के लिए बहुत चुनौती भरा होता है। तो इन सब चीज़ों का एक सोल्यूशन है ई कुकिंग, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन तो अब ऑलमोस्ट पूरे भारत में है, बिजली तो हर जगह है, तो ना रिफिल कराने का झंझट। इंडक्शन चूल्हे से यानी इलेक्ट्रिक कुकिंग से देश के अलग अलग इलाकों में लोग जो है खाना बना सकते हैं। अगर देखो बिजली को 1 यूनिट 8 रुपए के प्राइस पे भी लिया जाए तो भी अभी जो एलपीजी सिलेंडर का रेट है ना, उससे तो सस्ता पड़ता है इंडक्शन चूल्हे से खाना बनाना। और बात देखो सिर्फ सस्ते की नहीं है, एमिशन भी कम होता है। आप बोलोगे सर हमें तो ये सुना था कि एलपीजी जो है वो एक क्लीन फ्यूल है। देखो रिलेटिवली एलपीजी गैस एक क्लीन फ्यूल है, ये बात सच है, लेकिन ऑयल के मुकाबले में कम एमिशन होता है, बट होता तो है। बट अगर बिजली रिन्यूएबल एनर्जी है और उस रिन्यूएबल एनर्जी से खाना बनाया जाता है तो एमिशन और भी ज़्यादा कम होगा। एक क्वेश्चन अब ये खड़ा होता है कि अर्बन हाउस होल्ड्स, अगर 10% अर्बन हाउस होल्ड्स इलेक्ट्रिक कुकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो रूरल एरियाज में इसे कैसे स्प्रेड किया जाए। देखो इसके लिए ना राइटर का तो ये सजेशन है कि जो सब्सिडी है ना वो धीरे धीरे कम की जा सकती है। एलपीजी की सब्सिडी धीरे धीरे कम होगी तो एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ते जाएंगे, तो लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है कि आप इंडक्शन चूल्हे का इस्तेमाल कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कीजिए खाना बनाने के लिए। और मीनवाइल ना इससे क्या होगा, डिमांड जब इंडक्शन चूल्हे की बढ़ेगी ना तो इकोसिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम हमारे देश में डेवलप होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंडक्शन चूल्हे मैन्युफैक्चर होंगे। तो सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सकता है ऐसी सिचुएशन में सरकार के द्वारा कि इंडियन ज़रूरतों के हिसाब से, जो इंडियन कुकिंग है ना उसके हिसाब से इंडक्शन चूल्हे बने। जैसे मुझे याद है मैंने इंडक्शन चूल्हा इस्तेमाल किया ना, चाय बनती थी वो एकदम से उबल जाती थी, मतलब बहुत जल्दी बॉयल हो जाती थी, तो जो टेस्ट था ना उस समय वो अलग किस्म का आता था चाय का। आजकल तो शायद बढ़िया भी आ गए होंगे इंडक्शन चूल्हे, 1-2 सालों से मैंने तो इस्तेमाल नहीं किया। तो पॉइंट ये है कि इंडियन ज़रूरतों के हिसाब से जो इंडक्शन चूल्हे हैं ना वो डिज़ाइन किए जाएं, इसमें सरकार सपोर्ट कर सकती है। और जो एमिशन बचे, जो कार्बन कम एमिट होगा उसको सरकार कार्बन क्रेडिट की फॉर्म में बेच सकती है और इससे भी पैसा कमा सकती है। ये राइटर का तर्क है। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल डिबेट ऑन डेटा से संबंधित है। देखो सरकार जो पॉलिसीज बनाती है ना उसके लिए उनके पास जो डेटा होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए ताकि पॉलिसीज अच्छी बने। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। 3 पॉइंट्स मेनली राइटर रेज करते हैं इस आर्टिकल में। सबसे पहली चीज एग्जाम्पल के साथ में देखो, नीति आयोग ने ना हाल ही में एक इंडेक्स रिलीज किया था, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI। उस इंडेक्स को तैयार करने के लिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा इस्तेमाल किया गया था। लेकिन देखो एक चीज आपको बताऊं, हमारे देश में ना 30 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं, 30 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं, घर हैं हमारे देश में, लेकिन नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स तैयार किया सिर्फ 6 लाख हाउस होल्ड्स के डेटा के आधार पे। तो सैंपल साइज पहली बात बहुत ही ज्यादा छोटा, जिसके बेस पे पॉवर्टी की परसेंटेज निकाली गई। उसके बाद डाउट इस चीज पे भी आता है कि कौन से एरिया में ज्यादा सैंपल्स लिए गए, अर्बन एरियाज में या फिर रूरल एरियाज में। जो सैंपल्स लिए गए क्या वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। इवन देखो आप ये भी मान लीजिए, चलो कोई बात नहीं, कि जो सैंपल्स लिए गए हैं वो अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज दोनों से लिए गए हैं, लेकिन क्या जो सैंपल्स लिए गए हैं वो इवनली पूरे भारत से लिए गए हैं। मतलब देश में अगर मान लीजिए 28 राज्य हैं तो क्या सभी राज्यों से
पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से सैंपल्स लिए गए हैं? पॉपुलेशन के हिसाब से आप मान लीजिए। आंसर है शायद नो। तो फिर जो डेटा का इस्तेमाल नीति आयोग ने किया गया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स तैयार करने के लिए, कैसे हम मान ले कि उस इंडेक्स का जो रिजल्ट है बिल्कुल एक्यूरेट है जब डेटा ही एक्यूरेट नहीं है? समझ गए? तो ये पहला पॉइंट है राइटर का। अब दूसरा पॉइंट, राइटर कहते हैं देखो कई सारी चीजों का तो डेटा ना मल्टीपल सोर्सेज से सरकार को प्राप्त होता है। जैसे हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग डेटा का एग्जांपल ले लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के MCA 21 पोर्टल से मैन्युफैक्चरिंग का डेटा मिलता है। इसके अलावा एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज से भी मैन्युफैक्चरिंग का डेटा मिलता है। लेकिन दोनों का डेटा अलग है। दोनों से जो डेटा प्राप्त हुआ है मैन्युफैक्चरिंग का वो सेम नहीं है। अब कोई तो गलत है ना, दोनों में से कोई तो गलत है, कोई तो सोर्स सही नहीं है क्योंकि डेटा दोनों का अलग अलग है। अब सरकार कैसे सुनिश्चित करे कि एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री से जो डेटा प्राप्त हुआ है वो डेटा सही है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की साइट से जो डेटा प्राप्त हुआ है वो गलत है? सही गलत का पता कैसे लगेगा? तो ये दूसरा पॉइंट है कि मल्टीपल सोर्सेज से सरकार को डेटा प्राप्त होता है और वो डेटा अलग अलग होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कॉम्पिटेंस एंड एबिलिटी। मान लीजिए किसी सर्वे से कोई डेटा सरकार को प्राप्त भी हो गया। अब क्या होता है कि उस सर्वे की प्रोसेसिंग करने में बहुत लंबा समय लग जाता है, इवन उससे भी ज़्यादा। अगर प्रोसेसिंग हो भी गई तो भी सरकार उस डेटा को पब्लिकली रिलीज नहीं करती। तो मतलब एक प्रकार से ना पब्लिक डोमेन में बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा आ ही नहीं पाता क्योंकि सरकार रिलीज ही नहीं करती। अब देखो ये तो सरकार का काम है ना डेटा रिलीज करना, डेटा कलेक्ट करना, क्योंकि सरकार के पास अथॉरिटी है। प्राइवेट जो थिंक टैंक्स हैं वो कुछ हद तक डेटा इकट्ठा कर सकते हैं लेकिन उनके पास सरकार जितनी एबिलिटी नहीं होती। सरकार जो डेटा रिलीज करे उससे प्राइवेट भी रिसर्च चलती रहती है, उसके बेस पे आर्टिकल्स छपते हैं, जर्नल्स छपते हैं, पॉलिसीज के लिए रिकमेंडेशंस आती हैं, बट सरकार डेटा पब्लिक डोमेन में रिलीज ही नहीं करती। एक समय देखो ऐसा था 1970s तक वर्ल्ड के दूसरे देश जलते थे हमारे देश में, इतना बढ़िया स्टैटिस्टिकल सिस्टम था। बट आज सिचुएशन चेंज हो चुकी है। आज बहुत सारी कमियां हैं हमारे देश के स्टैटिस्टिकल सिस्टम में। स्टैटिस्टिकल सिस्टम को इंप्रूव करना देखो इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि हाल ही में इंडिया UN की जो सबसे बड़ी स्टैटिस्टिकल बॉडी है उसमें चुना गया है 4 साल के लिए। तो इंडिया को भी दिखाना होगा कि हम देखो इस हाईएस्ट बॉडी में चुने गए हैं तो हमारे घर में स्टैटिस्टिकल सिस्टम अच्छा है, ये इंडिया को पूरे वर्ल्ड को दिखाना होगा। तो सरकार ने कमेटी तो गठित की है। देखने वाली बात होगी जो कमेटी गठित की गई है प्रणब सेन की अध्यक्षता में क्या रिकमेंडेशंस देती हैं, कैसे हमारे देश में डेटा से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो ठीक किए जाते हैं। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो एक केस स्टडी है प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित। देखो जब देश आजाद हुआ था ना हमारे देश में 40,000 टाइगर्स थे और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में तो टाइगर्स की संख्या और भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा शिकार किया टाइगर्स का। उस समय राजा महाराजाओं ने बहुत ज़्यादा शिकार किया। इवन आज़ादी के बाद भी टाइगर्स का जो शिकार था वो नहीं रुका। लेकिन 1970s में सरकार जागी जब सरकार को ये एहसास हुआ कि टाइगर्स की संख्या घट के सिर्फ और सिर्फ 1800 रह गई है। तो उस समय सरकार जागी, सरकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, प्रोजेक्ट टाइगर। उस समय एक एक्ट भी आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जो प्रोजेक्ट टाइगर इस्टेब्लिश हुआ ना इसमें देखो 9 जगह पे टाइगर रिजर्व शुरुआत में इस्टेब्लिश किए गए थे। आज तो टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़ के हो गई है 54। समझ गए? देखो टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना है ना तो आप सिर्फ आइसोलेशन में टाइगर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी ने यह बात बोली थी, आपको पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना होगा। पूरी फूड चेन में सबसे ऊपर आते हैं टाइगर। तो आप टाइगर को प्रोटेक्ट करते हो तो पूरा इकोसिस्टम प्रोटेक्ट होता है। तो देखो इस प्रोजेक्ट टाइगर से ना धीरे धीरे टाइगर्स की संख्या बढ़ने लगी। इसी बीच ना 2005 के आसपास ना एक न्यूज़ आई थी कि जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, आज का जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वहाँ पर टाइगर्स को मारने की खबर वायरल हुई थी, काफ़ी कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी। 2005 जनवरी की ये बात है। उस समय प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो उन्होंने उस समय ना एक नई टास्क फोर्स का गठन किया था। टाइगर्स की सुरक्षा के लिए एक नई अथॉरिटी इस्टेब्लिश की गई थी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी।
काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंडेट दिया गया था इस अथॉरिटी को। जैसे आपको ना टाइगर्स का शिकार होने से रोकना है, मैंडेट दिया गया था कि आप टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स इस्टेब्लिश कीजिए और फंडिंग दीजिए उन गांवों को जो आपको रिलोकेट करने हैं प्रोटेक्टेड एरिया से, फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से दूसरी जगहों पर जहां पर टाइगर और ह्यूमंस के बीच में कंफ्लिक्ट ज़्यादा होता है। आज देखो 54 टाइगर रिजर्व हैं जो 75,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं। पॉपुलेशन आज के समय में है 3167 टाइगर्स की। 2006 में थी ये 1411 और 2010 में बढ़ के हुई 1706, 2014 में बढ़ के हुई 2226, बाद में 2018 में संख्या थी 2967। समझ गए? और लेटेस्ट जो पॉपुलेशन है टाइगर्स की वो कितनी है? 3167। आज के समय में पूरे वर्ल्ड में जितने टाइगर्स हैं ना 75% तो देखो इंडिया में ही हैं। एक और चीज गर्व की बात इंडिया के लिए ये है, टाइगर समिट ऑर्गेनाइज हुआ था रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग में 2010 में। उस समय टाइगर रेंज कंट्रीज ने मिलकर यह डिसाइड किया था कि 2022 आते आते हम सब देश टाइगर्स की संख्या को डबल कर देंगे। देखो पिछले साल ये सामने आया, मतलब 2022 पिछले साल था, तो उस समय यह पता लगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने यह बोला साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं वो तो देखो टाइगर की पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं बल्कि और कम हो रही हैं, लेकिन इंडिया जैसे देशों ने अच्छा काम किया है। इंडिया ने इस टारगेट को अचीव किया है कि टाइगर्स की संख्या को डबल करना था, तो इंडिया ने इस टारगेट को अचीव किया है। तो ये पूरी केस स्टडी हमने समझी प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित। इस पे क्वेश्चन देखो पूछ सकती है यूपीएससी। चलते हैं आगे। इसके बाद आज की एथिकल टर्म है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि फैक्ट्स के आधार पर फैसला लेना, ना कि पर्सनल बिलीफ्स और फीलिंग के आधार पर। सिंपल सा केस है, देखो सरकार देखो रिक्रूटमेंट करती है, प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट करती है। टेस्ट कंडक्ट करने के बाद काफ़ी सारे टेस्ट में इंटरव्यू भी होता है, फॉर एग्जांपल अपने सिविल सर्विसेज में। उसके बाद सरकार कैंडिडेट्स का चुनाव करती है मेरिट के बेस पे, सब कुछ फैक्ट्स के आधार पे होता है। और दूसरा, काफ़ी जगहों पर आपने देखा होगा कि पर्सनल बिलीफ्स और फीलिंग के आधार पे फैसले ले लिए जाते हैं कि ये मेरा भाई है तो इसे काम पे ले लिया जाए, ये मेरा जानकार है, मुझे लग रहा है ये अच्छा काम करेगा। तो ये जो फैसले होते हैं ना, ये ऑब्जेक्टिविटी वाले नहीं होते, क्योंकि इसमें कोई डेटा नहीं, कोई फैक्ट नहीं, सिंपल अपनी मन मर्जी से, अपनी विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से फैसला ले लिया गया। एक सिविल सर्वेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हमेशा अपने डिसीजंस में ना ऑब्जेक्टिव रहे, जो डेटा उसके सामने रहे, जो फैक्ट्स उसके सामने रहे, उसके बेस पे डिसीजन ना ले, ना कि जो उसकी सोच है, पहले का जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे सिविल सर्वेंट फैसले लें। तो आप भी अपनी पर्सनल लाइफ का एग्जांपल दीजिए, क्या आप अपनी अप्रोच में ऑब्जेक्टिव हो या फिर नहीं हो? क्या आप हमेशा फैक्ट्स के आधार पर फैसले लेते हो या फिर आप भी किसी भी इंसिडेंट को अपनी पूर्व की नॉलेज से देखते हो कि हाँ, हमेशा आप बोलते हो यही पर्सन गलत है, मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है? बताइए कमेंट बॉक्स में। इसके बाद आज का एथिक्स का क्वेश्चन है, जज योर सक्सेस बाय व्हाट यू हैड टू गिव अप इन ऑर्डर टू गेट इट। दलाई लामा का एक कोट है, 10 मार्क्स में आपको आंसर लिखना था 150 वर्ड्स में। मतलब आप अपनी सक्सेस को जज करो, आपने क्या छोड़ा है सक्सेस को पाने के लिए। शुरुआत में देखो इंट्रोडक्शन में आप बताओगे मतलब क्या है दलाई लामा के इस कोट का। देखो आज के समय में ना सक्सेस पे तो हर किसी का फोकस होता है, लेकिन आप क्या सेक्रीफाइस करना चाहते हो सक्सेस प्राप्त करने के लिए, इस पे कोई फोकस नहीं करता। देखो कुदरत ऐसी है कि सबको ऑलमोस्ट इक्वल मौका दिया है। मैं मानता हूं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेचुरल डिसेबिलिटी को फेस करते हैं, बट आप उस चीज को छोड़ दें तो कुदरत सबको इक्वल मौका देती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पर्सनल सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं सक्सेस प्राप्त करने के लिए, कुछ कीमत चुकाने के लिए तैयार होते हैं सक्सेस की। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ सक्सेस चाहते हैं बट कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है, इंस्टेंट सक्सेस चाहते हैं बट मेहनत करने को तैयार नहीं है। बहुत सारे इसमें डायमेंशंस आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हो। इसमें आप महात्मा गांधी का जो फेमस कोट है ना कि जो मीन्स है ना, अगर मान लीजिए अगर आपको अच्छा एंड प्राप्त करना है ना, मीन्स खराब नहीं हो सकते। मतलब ऐसा नहीं कि सक्सेस प्राप्त करने के लिए आप कुछ भी कर दोगे। चोरा चोरी का जो इंसिडेंट में उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया था, इस डायमेंशन को आप डाल सकते हो। इस क्वेश्चन के आंसर में आप भगवत गीता को डाल सकते हो कि सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो।
इसमें आप ऐसी चीजें डाल सकते हो कि सक्सेस क्या डिमांड करती है। सक्सेस डिमांड करती है हार्डवर्क, वो भी कंसिस्टेंट। सक्सेस डिमांड करती है कि आप इंस्टेंट प्लेजर को छोड़ो। इंस्टेंट प्लेजर जैसे देखो, आप स्टूडेंट हो, यूपीएससी के एस्पायरेंट हो, आपका भी मन करता है कि मैं भी बाकी लोगों की तरह एक अच्छी सोशल लाइफ व्यतीत करूं। बाकी लोग जिस प्रकार से मोबाइल में टाइम वेस्ट करते हैं, मतलब उनके अनुसार वो एंजॉय होता है, तो आपको भी लगता है कि मैं भी नेटफ्लिक्स पे मूवी देखूं, सोशल मीडिया एक्सप्लोर करूं। बट आप सब लोग ना इंस्टेंट प्लेजर को इग्नोर कर देते हो लॉन्ग टर्म रिजल्ट के लिए। तो सक्सेस ये चीज डिमांड करती है कि इंस्टेंट जो प्लेजर है उसको इग्नोर करें, और लॉन्ग टर्म जो प्लेजर है, एक बार ऑफिसर बन गए तो फिर कितना कुछ आप हासिल कर सकते हो, समाज के लिए क्या कुछ कर सकते हो, वो जो हैप्पीनेस है वो असली वाली हैप्पीनेस है। तो इसीलिए बोल रहा हूं सक्सेस ये चीज डिमांड करती है। फिर आप अलग अलग डोमेन्स का एग्जांपल दे सकते हो, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप में जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होते हैं वो क्या क्या सेक्रीफाइस करते हैं, एक स्टूडेंट क्या क्या सेक्रीफाइस करता है, उसके आप एग्जांपल लिख सकते हो। अपने पर्सनल लाइफ का एग्जांपल आप लिख सकते हो कि इस प्रकार से आपने सक्सेस प्राप्त करने के लिए क्या सेक्रीफाइस किया है। अभी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने सक्सेस हासिल करने के लिए क्या सेक्रीफाइस किया है, क्या आपने गिव अप किया है। तो ये सारे डायमेंशन आप इस क्वेश्चन के आंसर में डाल सकते हो। कोई और डायमेंशन है तो आप बताइए। अब जल्दी से देखो, कल के जो एडिटोरियल हैं उनकी समरी आप देख लीजिए। हमने फ्री मूवमेंट रजीम वाला आर्टिकल डिस्कस किया था। 16 किलोमीटर इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे ट्राइबल जो है वो आ जा सकते हैं बिना वीजा की सहायता से, लेकिन इसकी सहायता से बहुत ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स मणिपुर में सेटल डाउन हो रहे हैं। लोकल विलेज के चीफ उन्हें सेटल डाउन कर रहे हैं, और जब उनको एविक्ट करने की कोशिश की गई हिल्स में से, तो ये एक टेंशन का कारण बना सरकार और कुकी कम्युनिटी के लोगों के बीच में। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। फिर जो ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है इसके बारे में हमने डिस्कस किया, इससे कितना फ़ायदा होगा, क्या सिग्निफिकेंस है, टूरिज्म प्रमोट होगा, कॉमर्स प्रमोट होगा, और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद चैलेंजेस क्या क्या हैं। चैलेंजेस ये हैं स्टीप कर्व है, फंडिंग की कमी है, वहाँ पे लोकल विरोध है, कुछ ब्रिज जो बनाना है म्यांमार की साइड से वो काम ढीला चल रहा है, लैंड एक्विजिशन स्लो चल रहा है। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। महाराष्ट्र के शुगर फील्ड्स का कड़वा सच हमने जाना कि महाराष्ट्र के जो इंटर स्टेट वर्कर्स हैं ना, क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। देखो, वो मराठावाड़ा में ना इन्वायरमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस फेस करते हैं। लगातार डेट का आना, फसल का फेल हो जाना मजबूर करता है उन्हें वेस्टर्न महाराष्ट्र में जाने के लिए। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि कॉन्ट्रैक्टर जो होता है उसके थ्रू वो जाते हैं, लेबर राइट्स उन्हें नहीं मिल पाते, डेटा नहीं है उनके बारे में। एक एप्लीकेशन तो है महाराष्ट्र की, लेकिन वो थोड़ा सा डेटा इकट्ठा करती है, वेज स्ट्रक्चर ये सब डेटा इकट्ठा नहीं करती है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है अभी, बच्चे और महिलाएं वहाँ पे काम करती हैं, उनका बुरा हाल हो जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, महिलाएं अनेकों तरह के डिजीज से सफ़र करने लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, और सरकार को क्या करना चाहिए वो भी एक कमेटी गठित करने का आदेश दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने, ताकि जो ये वर्कर्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स, उनका ख्याल रखा जा सके, उनसे संबंधित पॉलिसीज चलाई जा सके, ये सारी चीज़ें। फिर मॉब लिंचिंग वाला आर्टिकल था। मॉब लिंचिंग में ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। एक प्रकार की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, और केस का नाम ये था तहसीन एस पुनेवाला वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। और गाइडलाइन सरकार ने दी थी अपने 2018 की जजमेंट में कि नोडल ऑफिसर हो जो प्रिवेंट करे इस प्रकार के इंसिडेंट्स को जहां पे पहले घटनाएं घटित हुई हैं। लेकिन विभिन्न राज्यों ने अच्छा काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको याद दिलाया है क्यों होती है मॉब लिंचिंग की घटनाएं। इसलिए होती हैं, सोशल मीडिया से रूमर फैल जाता है, डेटरेंस नहीं है, लोग डरते नहीं है, लोग सोचते हैं कि सरकार जो है हमारा साथ देगी। अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह भी एक रीज़न है। ये सारे रीज़न हमने, एलियनेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब रीज़न हमने डिस्कस किए थे। साइकोलॉजिकल एंड ग्रुप डायनामिक्स, मोब में यानी भीड़ में लोग एग्रेसिवली बिहेव करते हैं, उन्हें लगता है कि उनका कुछ नहीं होगा। कंसिक्वेंसेस काफ़ी बुरे हैं, लैंड ऑर्डर फेल हो गया, फेल्ड स्टेट की तरह, इकोनॉमी खराब होती है, इन्वेस्टमेंट नहीं आती ऐसी सिचुएशन में। कैसे निपटा जाए, स्पेशल कोर्ट बनाओ, स्ट्रॉन्ग कानून बनाओ, आईपीसी में अभी कानून ही नहीं है, इन्फोर्समेंट रिफॉर्म लेके आओ, अवेयरनेस कैंपेन चलाओ, और सोशल मीडिया को अच्छे से मॉनिटर करो, कम्युनिटीज़ आपस में एंगेज करें ताकि कोई भी डाउट हो तो वो दूर हो। मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छे से इसका
मतलब ब्रॉडकास्टिंग जो है न्यूज़ की अच्छे से होनी चाहिए, पॉलिटिकल विल एंड लीडरशिप होनी चाहिए। तो ये हमने रिवाइज कर लिया। आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।